के एक एक टॉपिक को उठा के पूरा पढ़ेंगे। बायोलॉजी आज से पूरा समझ में आने वाला है। तो आप लोग को खाली करना है, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। बस इतने ही आप लोग को करना है। वीडियो क्या करना है, ध्यान से देखना है, और जो टॉपिक समाप्त ना हो, जो टॉपिक जब तक ख़त्म ना हो तब तक हिलना नहीं है। टॉपिक ख़त्म होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में भी इस तरह फिल्म में जिस तरह क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर होता है ना, तो ट्रेलर देखने के बाद या फिर उसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग देखने के बाद समझ में आ जाता है कि फिल्म अच्छा होने वाला है या फिर ख़राब होने वाला है। इसी तरह करके टॉपिक जैसे ही उठाएंगे उसमें ही पता चल जाएगा कि क्लास अच्छा होने वाला है या फिर ख़राब होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से खाली सुनिए, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बायोलॉजी। क्या स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। हम क्या नहीं कर रहा है, एक मिनट। स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। क्या लिखा गया है, चलिए स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, तो हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। जीव के बारे में तो जानते ही हैं। विज्ञान क्या होता है, तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या फिर किसी के बारे में अध्ययन इकट्ठा करना या फिर ज्ञान अर्जित करने को ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का डेफिनेशन तो हो गया। तो इसमें बोल रहा है जीव विज्ञान, यानी इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे। जीव होता है दो टाइप का, एक होता है जो चलने वाला जीव, उसको बोलते हैं चल जीव, और एक होता है जो चल फिर नहीं सकता है, उसको बोलते हैं अचल जीव। तो अचल जीव को हम लोग निर्जीव कैटेगरी तो नहीं रखते हैं, लेकिन पेड़ पौधे को रखते हैं अचल जीव में। और जो चलने वाला जीव है, जैसे हम लोग हो गए, मानव हो गया, कीट भक्षी हो गया, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए, ये क्या चल जीव हो गए। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो देखिए बायोलॉजी के जो जनक हैं, बायोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरे क्या लिख दिए, बायोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है बाबू अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। इनका नाम क्या है, अरस्तु। तो अध्ययन के सुविधा के अनुसार बायोलॉजी को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो एक भाग बन जाता है आपका जूलॉजी। क्या बन जाता है, जूलॉजी। जूलॉजी के हिंदी से बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं बाबू, जंतु विज्ञान। और एक भाग हो जाता है आपका बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो बॉटनी को हिंदी से बोला जाता है पादप। क्या बोला जाता है, पादप। तो हो गया पादप विज्ञान, ठीक है। देखिए हिंदी से क्या बोलते हैं, पादप, हिंदी से पादप बोलते हैं, नहीं बायोलॉजी में इसको बोलते हैं पादप। और ज्योग्राफी के हिसाब में बोलते हैं इसको वनस्पति। क्या बोलते हैं, वनस्पति। तो ये हो गया वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इसी का एक दूसरा नाम है वनस्पति विज्ञान बोलो, बॉटनी बोलो, या फिर पादप विज्ञान बोलो, सब एक ही है। इसके जो जनक हैं, इनके जो जनक हैं, जनक मतलब इनके बारे में बताया है, इतने इसके मतलब बॉटनी के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है, लोगों को समझाया है, तो इसी को बोलते हैं जनक। और इनके जो जनक हो जाएंगे वे हो जाएंगे थियोफ्रास्टस। क्या हो जाएगा, फ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस किसके जनक हो गए, तब बॉटनी के जनक हो गए, यानी पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान। जबकि जूलॉजी के जो जनक हैं ये हैं आपके अरस्तु ही हैं। कौन है, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु हैं। अब देखिए अभी हम लोग तो बात करेंगे जूलॉजी विज्ञान के बारे में, ठीक है। हम लोग देख लेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो जीवों, जिसमें सजीवों के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को बोलते हैं बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। या फिर बोलेंगे जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे जीव विज्ञान, ठीक है।
चलो, इसको दो भागों में बांट दिए, जूलॉजी और एक बॉटनी। बॉटनी के अगर यदि बात करें जनक की तो थियोफ्रस्टस। बॉटनी को हिंदी से बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, मतलब ज्योग्राफी के टर्म में, ठीक है। इसी का नाम है पादप विज्ञान। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखें जूलॉजी। तो जूलॉजी के भी जनक हम लोग देख लिए कौन है, अरस्तु बाबू हैं, ठीक है। इसको हिंदी से बोला जाता है जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली में जंतु विज्ञान के बारे में, क्या कि इसका टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाता है। उसके बाद एक दिन हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में, बॉटनी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बॉटनी और जूलॉजी दोनों बायोलॉजी के ही अंतर्गत में आता है। कोई बोलेगा कि बायोलॉजी के जनक कौन है तो अरस्तु को मारना है, बोलेगा बॉटनी के जनक कौन है तो थियोफ्रस्टस को मारना है, जूलॉजी के जनक कौन है तो मारना है अरस्तु को, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल सी बात थी, कोई तो विशिष्ट बात था नहीं। अब जीव विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान कहलाता है, ठीक है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया ना। चलो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहले सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जूलॉजी का पहले सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लिए। अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं क्या, सिलेबस। तो सिलेबस ऑफ जूलॉजी। पता है सिलेबस का स्पेलिंग गलत है, देख लीजिएगा आप लोग, जूलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लोग कोशिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में। सर कोशिका के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मानव शरीर या फिर किसी जंतु की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर किसी जीव या फिर किसी जंतु या फिर मानव का शरीर बना हुआ है। किससे मिलकर, तो कोशिकाओं से मिलकर। कौन कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर। अभी तो बोल रहे हैं कि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। जब कोशिका वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर हम लोग को बना है कायिक नामक कोशिका से। जो हम लोग का मत्था या फिर सर बना है, ये न्यूरॉन नामक कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। इसका जब अगला टॉपिक आएगा सेल पढ़ाएंगे तब डिस्कशन करेंगे। अभी सिलेबस है तो सिलेबस में फोकस करना है। पहला क्या पढ़ेंगे, सेल यानी कोशिका के बारे में। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर का जो सबसे छोटा मतलब जो सबसे छोटा इकाई होता है वो है कोशिका। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर, जंतुओं का शरीर डेवलप हुआ है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक बनेगा आपका क्या बोलते हैं इसको, उत्तक। क्या बनेगा, उत्तक। इसको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं टिश्यू, हिंदी से बोलते हैं उत्तक और इंग्लिश से बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, तो सेलों के ग्रुप को यानी कोशिकाओं के ग्रुप को क्या बोला जाता है, उत्तक। कोशिकाओं के ग्रुप को क्या बोला जाता है, उत्तक। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जब समूह में कोशिका आ जाते हैं तो उसी को बोल देते हैं टिश्यू। अब क्या अभी पढ़ाएंगे कि कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, टिश्यू क्या है, ये सब तो अभी नहीं बताना है, अभी बताना है सिर्फ सिलेबस। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंकाल। क्या पढ़ेंगे, कंकाल। कंकाल, कंकाल को इंग्लिश से कंकाल तंत्र, ठीक है। तंत्र क्या होता है, कोई चीज़ अगर समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तंत्र। हिंदी से बोलते हैं ग्रुप, तो इसको इंग्लिश से बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इंग्लिश से बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, हिंदी से बोलते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। कंकाल क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ बोन। ग्रुप ऑफ बोन, बोन क्या है, बोन मतलब हड्डी, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ बोन इज कॉल्ड कंकाल। इज कॉल्ड क्या है बाबू, कंकाल। एक ग्रुप ऑफ बोन इज कॉल्ड कंकाल। तो इसको इंग्लिश से बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। और उसमें जब कंकाल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, उसके बाद कार्टिलेज, अस्थि, बोन, उसके बाद अपेंडिकुलर, सब कंकाल वाला टॉपिक में आएगा, ठीक है। अभी खाली जानो कि तीसरा टॉपिक हम लोग का बनने वाला है बायोलॉजी में यानी जूलॉजी में, कंकाल तंत्र। इसको इंग्लिश से बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। चलो
यहाँ तक समझ में आ गया। चौथा टॉपिक आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा पेशीय तंत्र। क्या होता है बाबू पेशीय तंत्र, बताओ। पेशीय तंत्र, ठुक ठप पे कर रहा है, ठीक है। क्या बनेगा, पेशीय तंत्र। इसको इंग्लिश से बोलते हैं मसल्स, यानी मस्कुलर सिस्टम। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। सिस्टम अभी बताएं कि कोई चीज़ अगर ग्रुप में रहेगा तो उसको इंग्लिश से सिस्टम, हिंदी से तंत्र बोल लेंगे, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है सर, मस्कुलर क्या होता है, पेशीय तंत्र। तो क्या होता है बाबू, तो त्वचा के अंदर पाई जाने वाली, त्वचा के अंदर पाई जाने वाली, हाँ, जो क्या बोलते हैं, जो अंग हैं उसको बोलते हैं पेशीय अंग या फिर पेशीय तंत्र। त्वचा के अंदर मिलता है, हड्डी के थोड़ा सा बाहर, त्वचा के अंदर। आप लोग चिकन वगैरह खाए होंगे तो देखना, जब हड्डी के थोड़े, हड्डी जो सिजाते हैं ना, तो उसके जो ऊपर में एकदम पतला टाइप का जो एक फित्ता टाइप का बना हुआ रहता है, उसके बाद मांस रहता है। तो मांस क्या है, चमड़ा, ठीक है। तो चमड़ा के जस्ट नीचे और हड्डी के जस्ट ऊपर जो रहता है उसी को बोलते हैं मसल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, मसल्स। मसल की संख्या कितनी होती है, तो 6 3 9 होती है, 6 3 9। टोटल मसल्स की संख्या कितनी होती है, 6 3 9। अभी बढ़ाएंगे क्या, 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। कौन सा, ऐच्छिक मसल्स, अनैच्छिक मसल्स, हृदय मसल्स। अभी नहीं पढ़ाना है, अभी खाली पढ़ना है कि टॉपिक, चौथा टॉपिक हम लोग का बनने वाला है पेशीय तंत्र। इसी तरह करके पांचवा टॉपिक बनेगा आपका क्या, पांचवा टॉपिक बनेगा पाचन तंत्र। क्या होता है बाबू पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। इसको इंग्लिश से बोलते हैं, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिक सिस्टम, डाइजेस्टिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिक सिस्टम, डाइजेस्टिक सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिक सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिक सिस्टम, तो शरीर का वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है, उसको पूरे को बोलेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रिया जो है वो मुंह से शुरू हो जाती है, मुंह से शुरू होती है, लेकिन जीव उसका अंग नहीं है, यानी भोजन को पचाने में सहायता जीव नहीं करता है। जीव क्या करता है, जीव हम लोग को टेस्ट बताता है, टेस्ट बताता है यानी सेंस बताता है। सेंस माने आभास कराता है, किसी चीज़ का आभास कराता है, ये आएगा मतलब सेंस ऑर्गन में। क्यों, क्योंकि सेंस कराता है, आभास कराता है, ठीक है। ये आएगा किसमें, सेंस ऑर्गन में। तो पाचन क्या हो गया, पता चल गया कि क्या बोलते हैं, शरीर का वैसा समूह या फिर वैसा अंग जो पचाने में सहायता करता है उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आएंगे तब पढ़ाना है। अभी सिलेबस देखो, छठा नंबर टॉपिक आपका बनेगा, 6 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या पढ़ेगा, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, बताओ, किसी को पता है क्या, परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो वैसा अंग या फिर वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायता करता है। क्या करता है, श्वसन की क्रिया में सहायता करता है, उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बनने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक यानी 7वां नंबर टॉपिक बनेगा रक्त। क्या बनेगा, रक्त। अभी हम लोग टिश्यू पढ़े थे ना उत तक, तो रक्त क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है। ये है क्या, कनेक्टिंग टिश्यू है, ये पढ़ाना है। अभी देखो ना, ब्लड, इंग्लिश से वो क्या बोलते हैं, ब्लड। और 8वां नंबर टॉपिक बोलेगा ब्लड ग्रुप, ब्लड GROUP, ग्रुप, ब्लड ग्रुप। किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ब्लड B C और O होता है ना, और फिर होता है O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव्स। तो क्या बोलते हैं, इस तरह का कैसे किसका कौन सा ग्रुप है आप लोग भी निकालना सीख जाएंगे ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब 9वां वाला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। क्या नाम है,
उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, क्या नाम है आपने? उत्सर्जन तंत्र। इंग्लिश से इसको क्या बोलते हैं बताओ? इंग्लिश से किसी को पता है? तो इंग्लिश से इसको बोला जाता है, अरे अरे एक मिनट, परिसंचरण को वो थोड़ी बोलते हैं। गलत हो गया क्या? श्वसन तंत्र कहाँ गया? श्वसन तंत्र तो नहीं लिखे? अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं फिर से, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको यहाँ से ले लेते हैं कलर वन, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ाए थे उसके बाद? छठा नंबर में बोले थे हम श्वसन तंत्र ना, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र को बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जब सातवां वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो सातवां वाला बोले थे, सातवां वाला क्या बोले थे बताओ? सातवां वाला बोले थे हम परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र, ये वाला छूट गया था शायद। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र को इंग्लिश से बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है? तो जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर पोषक पदार्थ, ये सब का जो परिवहन होता है उसमें जो जो सहायता करता है या फिर मदद करता है या फिर जो काम में आता है, उस पूरे तंत्र को यानी सिस्टम को बोला जाता है परिसंचरण तंत्र, ठीक है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो वो एक भोजन तो जो मुंह में डालते हैं उसके बाद पेट वगैरह में कैसे जाता है? यही परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी वाला सिस्टम वाला टॉपिक में पढ़ना है, ना कि अभी, ठीक है। इसी तरह करके 8वां वाला टॉपिक बनेगा आपका ब्लड। क्या बनेगा? ब्लड, हिंदी से बोलते हैं रक्त। इसी तरह करके 9वां वाला टॉपिक बन जाएगा रक्त समूह। रक्त समूह, ठीक है। इसको इंग्लिश से बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। फिर आएगा आपका 10वां वाला टॉपिक। 10वां वाला टॉपिक हो जाएगा आपका क्या? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र बताओ, कोई चीज़ को पता है तो बताओ, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश से बोला जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है ना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। यानी हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ हैं, जैसे कि हम लोग पानी पिए तो वो तो ठीक था, लेकिन टॉयलेट जो हुआ वो क्या व्यर्थ हो गया ना, तो उसको निकाल दिए टॉयलेट के द्वारा। वो क्या हो गया? वो उसका उत्सर्जन किए। जैसे पसीना हम लोग निकालते हैं, वो हो गया क्या? उत्सर्जन किए। नाक के ऊपर वाला से निकलता है हम लोग का जो पसीना, उसको बोलते हैं हम लोग, नाम दे दिया भाई पसीना ही है, लेकिन वो अलग टाइप का चिपचिपा टाइप का ऑयली टाइप का निकलता है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है सीबम। क्या नाम दे दिया गया है? सीबम। तो वो जब निकलता है तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। और यदि क्लियर भाषा में बोलेंगे तो घर से जब किसी नालायक बच्चा को निकाल दिया जाता है, नालायक मतलब व्यर्थ पदार्थ, ठीक है, नालायक बच्चा को जब निकाल दिया जाता है तो उसका क्या किया? घर से, घर वाला उसका उत्सर्जन किया। मूल्य को तो बोला जाता है उच्छिन्न कर दिया घर से, ठीक है। तो शरीर से व्यर्थ पदार्थ को निकाल देना उत्सर्जन, और घर से व्यर्थ बच्चा को निकाल देना उच्छिन्न, ठीक है। उच्छिन्न वाला सिलेबस में नहीं है, उत्सर्जन वाला है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, 11वां नंबर टॉपिक ना, 11वां नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इंग्लिश से बोलते हैं नर्वस सिस्टम, हिंदी से क्या बोलते हैं, तांत्रिका तंत्र। तांत्रिका तंत्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, तांत्रिका तंत्र। क्या होता है तांत्रिका तंत्र? तांत्रिका तंत्र क्या होता है बताओ। तांत्रिका तंत्र क्या होता है? तो शरीर का वैसा अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायता देता है, उसको हम लोग बोलते हैं तांत्रिका तंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, तांत्रिका तंत्र। शरीर का वैसा अंग जो सोचने समझने में हम लोग को सहायता करता है तथा सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, उसको बोलते हैं तांत्रिका तंत्र। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर 12 इसी में पढ़ना है, पीयूष ग्रंथि वगैरह के बारे में। अगला टॉपिक हो जाएगा रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम हिंदी से बोलते हैं इसको जनन तंत्र। क्या बोलते हैं, जनन तंत्र, या फिर इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में प्रजनन प्रजनन तंत्र। क्या होता है प्रजनन या फिर जनन या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम? तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी मेरे समान ही, मेरे जैसा ही बाल बुतरू अगर यदि जन्म ले रहा है तो उस क्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये दो टाइप का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। मतलब अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल, ठीक है, अलैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल। चलो, तो इसका अभी हम लोग को चर्चा नहीं करना है कि कितने टाइप का होता है, क्या होता है, हमको कोई कुछ अभी मालूम नहीं है। अभी सिर्फ मालूम है कि टॉपिक में इस तरह करके आने वाला है। फिर इसी तरह करके 13 नंबर का टॉपिक बनेगा आपका। 13 नंबर का टॉपिक क्या बनेगा, 13 नंबर का टॉपिक आपका बन जाएगा सेंस ऑर्गन। थोड़ा सा हम उसमें भी झलक दिए होंगे सेंस ऑर्गन का। सेंस ऑर्गन क्या होता है, सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन क्या होता है, इसको हिंदी से बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियाँ, ठीक है, जो हम लोग को ज्ञान कराता है, जो हम लोग को आभास कराता है, जो हम लोग को बोध कराता है, इसको बोलते हैं क्या, ज्ञान इंद्रिय, जो ज्ञान देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो हम लोग को टेस्ट कौन बताता है, हम लोग को बताता है जीव, ठीक है। तो वो क्या कहा, ये क्या बताता है, वो क्या बताया हम लोग को कि इसको खाने में इस तरह करके लगा, यानी सेंस कराया, ठीक है, आभास कराया हम लोग का, हाँ मीठा है, हाँ तीखा है। इसी तरह करके हम लोग का त्वचा में अगर ये चिमटी काटता है तो त्वचा हम लोग को क्या कराया, आवाज़ कराया कि कोई हमको काट रहा है, कोई हमको मार रहा है, ठीक है, कोई हमको खा रहा है। तो ये त्वचा क्या हो गया, ज्ञान इंद्रिय हो गया। उसके बाद कोई कुछ बोल रहा है तो कान से हम लोग सुनते हैं, तो कान हम लोग को क्या कराया, ये भी ज्ञान दिया, ये भी हम लोग को सेंस कराया, ये भी हम लोग को आभास कराया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ज्ञान इंद्रिय है। टोटल ज्ञान इंद्रिय की संख्या 5 होती है। चलो अभी पढ़ाना है, नहीं चुपचाप रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक 14 नंबर। 14 नंबर टॉपिक हो गया ग्लैंड। क्या हो जाएगा, ग्लैंड। क्या होता है ग्लैंड बाबू? तो हिंदी से बोलते हैं ग्रांथि, और वो हिंदी प्योर हिंदी बताते हैं थैला। क्या बोलते हैं, थैला। क्या होता है, एक थैले आकार की संरचना होती है। इसमें जो है एंजाइम तथा हार्मोन भरे हुए रहते हैं। इसमें क्या रहता है, इस थैला में एंजाइम तथा हार्मोन होता है। ये होता है 3 टाइप का। ये सब अभी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ सिलेबस ध्यान में रखो कि सेंस ऑर्गन के बाद ग्लैंड पढ़ना है। ग्लैंड के बाद 15 नंबर का जो टॉपिक हम लोग को बनने वाला है, ठीक है, 15 नंबर का कैविटी ऑफ बॉडी। कैविटी ऑफ बॉडी, कैविटी क्या होता है वो? तो कैविटी को हम लोग बोलते हैं गुहा, ठीक है। गुहा क्या होता है, तो खाली शरीर के या फिर किसी चीज़ की खाली जगह को बोला जाता है गुहा, ठीक है। जैसे छाती में हम लोग का अंदर में कुछ रखा हुआ है सामान, तो बिना खाली जगह का कैसे रखेगा,
तो जो रखा हुआ है उसको नहीं, जो खाली जगह है उसको हटा देंगे, जो रखा हुआ है उसको हटा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगा। तो छाती को हम लोग बोलते हैं विच, क्या बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं। तो वक्ष गुहा, मुंह में खाली जगह है जिसमें हम लोग खाना तो डालते हैं, तो मुख गुहा। नाक में छेदा है तो उसको खाली जगह है तो उसको बोलेंगे नक गुहा, ठीक है। उसके बाद पेट को बोलते हैं हम लोग शायद उदर, ठीक है, क्या बोलते हैं, उदर। तो पेट को उदर बोला जाता है, तो ये हो गया उदर गुहा, ठीक है। इसके अंदर खाली जगह जो मतलब खाली जगह को ही बोलते हैं गुहा, समझ में आ गया। कैविटी ऑफ बॉडी यानी शरीर की खाली जगह, ठीक है। जैसे कि हम लोग को हो गया कपाल माने सर, तो सर में जो अंदर में खाली जगह है तब न रखा हुआ है दिमाग वगैरह, सब सिस्टम में रखा हुआ है, यहाँ से पीयूष ग्रंथि वगैरह सब चीज़ है, ठीक है। मटर के दाना के बराबर पीयूष ग्रंथि रहता है, तो वह सब रखा हुआ बिना खाली जगह कैसे रखेगा, तो वो खाली जगह बोलते हैं कैविटी, ठीक है। तो माथा वाला को कपाल गुहा, तो गुहा के बारे में पढ़ना है, कैविटी, ठीक है। और 17 14 हो गया, 15 हो गया, 16 नंबर का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन, इंग्लिश से बोलते हैं इसको न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या होता है न्यूट्रिशन, तो भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को तोड़कर रक्त में मिला देना और मिलाने की क्रिया को पोषण, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ खाएं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, कुछ है, उसको तोड़ ताड़ के कुछ को पाचन सिस्टम के पाचन के जरिए उसको निकाल दिया, कुछ को बॉडी को लगाने के लिए रक्त में मिला दिया, तो वो रक्त में मिलाने की क्रिया को ही बोलते हैं हम लोग पोषण, ठीक है। इसका मुख्य काम होता है ऊर्जा प्राप्त कराना, शरीर का निर्माण कराना और हम लोग का जो रोग दुख हुआ है उससे हम लोग को मुक्त कराना पोषण का, ठीक है। तो ये हो गया 16 नंबर टॉपिक। अब पोषण के बाद जब पोषण अच्छा से नहीं होगा तो हम लोग का हो जाएगा बीमारी, क्या हो जाएगा, बीमारी। तो इसी को हम लोग 70 नंबर टॉपिक में रखे हैं, इसका नाम है मानव रोग, क्या बोलते हैं, मानव रोग, यानी इंग्लिश से बोलते हैं मैन डिजीज के स्पेलिंग DEASES, डिजीज, समझ आना, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि स्टार्ट हम लोग किए थे कहाँ से, यहाँ से लेते हैं ना, यहाँ से लेते हैं कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना, और हम लोग का शरीर बनने के बाद क्या बोलते हैं, शरीर बनने के बाद हम लोग का मानव में कुछ रोग वगैरह हो गया जिसके कारण मर गया आदमी, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए, समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके हम लोग टॉपिक को विस्तारपूर्वक पढ़ना या फिर समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर टॉपिक क्या है बाबू, सबको पता है, कोशिका। क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका। कोशिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश से बोलते हैं बाबू सेल, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका के बारे में जो विस्तार पूर्वक पढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में जो विस्तार पूर्वक जानकारी देता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का जो सबसे पहले जानकारी है वो दिया था कब, तो 1665 में सबसे पहले दिया था। कौन दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन दिया था बाबू, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था, 1665 में। लेकिन इन्होंने जो दिया ना वो कोशिका मृत कोशिका थी, ठीक है। ये कोशिका कैसी थी, तो मृत कोशिका थी। तो कोई पूछेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की जानकारी कौन दिया, तो रॉबर्ट हुक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने दिया था वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका। लेकिन कोशिका के बारे में बताया तो था ना। तो कोशिका का अध्ययन अगर यदि
कैट साइटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया, भले ही मृत कोशिका के बारे में बताया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन होंगे? आपका रॉबर्ट हुक जी। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में, 10 साल बाद 1674 ईस्वी में एंटिनो वन लीमनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटिनो वन लीमनहॉक, एंटिनो वन लीवनहॉक ने किया था। कौन किया था? एंटिनो वन लीवनहॉक ने किया था जीवित कोशिका की अध्ययन। ठीक है, जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज कौन किया था? तो कौन किया था? एंटिनो वन लीवनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 में। और जबकि कोशिका की खोज सर्वप्रथम कौन किया था? भले ही मृत था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ कैटोलॉजी किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जबकि एंटिनो वन लीवनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है एंटिनो वन लीवनहॉक को। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज कर दी। कोशिका जो था ना, उसके अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज कौन कर दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन कर दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1881 में। क्या खोजा? तो कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया, केंद्रक का। तो कोशिका को देखो चीड़ फाड़ के, तो उसमें निकल गया केंद्रक। क्या निकल गया? केंद्रक। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, स्लाइडेन एंड स्वान। कौन है? स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने पूरा कोशिका के बारे में सिद्धांत दे दिया, विस्तार पूर्वक कोशिका गर्भता बता दिया, और कहा कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात हम लोग का शरीर जो बना हुआ है छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना है। कौन बता दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने बता दिया। कोशिका सिद्धांत दे दिया, कोशिका का सिद्धांत दे दिया। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत, ठीक है। चलो, तो इसमें कोशिका के बारे में हम लोग जानकारी क्या मिला? तो कोशिका का सबसे पहले खोज किया था 1665 ईस्वी में। कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। लेकिन इसको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्यों? क्योंकि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि 1674 में एंटिनो वन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया, और वो एक बैक्टीरिया के समान था, इसीलिए इसको बोला गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद देखें, कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने कर दिया। कब किया? तो 1881 में। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दे दिया और बोला कि हम लोग का शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अर्थात कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ तक तो पता चल गया। अब हम लोग को पता चल गया कि शरीर हम लोग का कैसे बना है। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत कौन दिया? कोशिका का सिद्धांत कौन दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। ठीक है, जो हम लोग का मृत कोशिका हो जाता है ना, मृत कोशिका हो जाता है। ठीक है, तो मृत कोशिका को बोला जाता है नेफ्रोसिस। क्या बोला जाता है? नेफ्रोसिस। तो कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में कि नेफ्रोसिस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। क्यों? क्योंकि मृत कोशिका को ही बोला जाता है नेफ्रोसिस।
तो मृत कोशिका को सबसे पहले कौन खोजा था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। यानी बोल सकता है कि नेफ्रोसिस की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका जो है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? छोटा छोटा बॉन्ड है, छोटी कोशिका हो गई माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका इसी तरह करके, सबसे बड़ी कोशिका हो गई आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़ी कोशिका होगी अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो ओवरऑल में हो गया ना। जबकि सबसे छोटी कोशिका तंत्र जो है, सबसे छोटी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र है। यानी ब्रेन का कोशिका सबसे छोटा कोशिका है। इसमें कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है। कोशिका की विभाजन क्या होता है? ना के बराबर होता है। इसलिए तो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन ना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए जब सर में चोट लगती है यानी माथा में चोट लगता है तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है। इसी तरह सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है जिगर में। कहाँ होता है? जिगर में। ठीक है। वो अपने आप क्षतिग्रस्त होने के बाद भी क्या होता है, कोशिका स्वतः विभाजन कर लेती है और ठीक हो जाता है। अब हम लोग देख लिए कोशिका तो हो गया। कोशिका के देखते हैं अंग। कितने अंग होते हैं? ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? कोशिका के अंग हम लोग देखने वाले हैं। कोशिका के अंग। कोशिका के क्या देखेंगे? अंग देखने वाले। एक मिनट देखते हैं। कोशिका के क्या देखेंगे? अंग। सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन्स कोशिका यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोशिका के अंग। थोड़ा स्लाइड चेंज कर देते हैं। कोशिका के अंग नहीं, अंग। ठीक है। अंग मतलब शरीर। तो ये मान के चलो कोशिका है। ठीक है। अरे ये गोल लेना पड़ेगा। चलो गोल तो नहीं होता है लेकिन समझने के लिए थोड़ा गोल ले लेते हैं, क्योंकि ये तो गोल बना नहीं मेरे से। तो यहाँ से शायद गोल तो लिया जाता है ना, यहाँ से लेगा। ये क्या बन रहा है यार? यहाँ से कैसे बन रहा है? अच्छा, अब समझ में आया। हाँ, इस शेप में एकदम परफेक्ट शेप बन गया। ठीक है। अरे यार, मिटाना पड़ेगा। कैसे होगा? ये क्या बन रहा है? इसको दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं हम कोशिका का अंग। ठीक है। उसके बाद ये वाला लेते हैं। ये वाला लेने के बाद ग्रीन कलर का लेते हैं और इसमें बनाते हैं। इस तरह करके बनेगा, बड़ा ही रहेगा तो चलेगा। परफेक्ट बन गया। चलो, तो इसमें रहता है आपका क्या क्या? तो इसमें रहता है आपका माइक्रोकांडिया। क्या रहता है बाबा? माइक्रोकांडिया क्या होता है?
माइक्रोकांडिया, ठीक है, माइक्रोकांडिया रहता है। उसके बाद रहता है गिल्जी बॉडी, क्या रहता है, गिल्जी बॉडी। फिर रहता है सेंट्रोसोम, क्या रहता है, सेंट्रोसोम। फिर रहता है, क्या रहता है इसको, लाइजोसोम, क्या रहता है, लाइजोसोम। फिर रहता है वैकम्स बोलते हैं, वैकल्स बोलते हैं, वैकल्स, ठीक है, क्या रहता है, वैकल्स रहता है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है इस टाइप का शेप में, मतलब ये हड्डी का काम करता है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, और ये होता है डो टाइप का, ठीक है। तो इसको तो अभी देखना बंद करो, पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोकांडिया क्या होता है। क्या देखेंगे, तो माइक्रोकांडिया, तो माइक्रोकांडिया की खोज जो है, माइक्रोकांडिया की जो खोज है वो कौन किया था, वो किया था आपका अल्टमैन ने। कौन किया था, अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया था। यहीं पे होता है ऑक्सीशोषण, क्या होता है, ऑक्सीशोषण। माइक्रोकांडिया को बोला जाता है सूत्रकणिका, हिंदी से क्या बोला जाता है, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है और इसके कारण क्रेब्स चक्र चलता है और उसके कारण ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और यही ग्लूकोज और ATP हम लोग को क्या, ऊर्जा देती है, ठीक है। और इसके कारण इसी को माइक्रोकांडिया को बोला जाता है, यहाँ पे ऊर्जा बनता है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस। किसका पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। और माइक्रोकांडिया का जो आंतरिक दीवार है, इसकी जो आंतरिक दीवार है उसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या नाम बोला जाता है, क्रिस्टी, समझ में आ गया, क्रिस्टी बोला जाता है। तो हम लोग देख लिए माइक्रोकांडिया के बारे में, हम लोग किसके बारे में देख लिए, माइक्रोकांडिया के बारे में। अब देखते हैं हम लोग गल्जी बॉडी के बारे में, गल्जी बॉडी, ठीक है। तो इसकी खोज किया था कैमिलो गिलेजी ने। कौन किया था, कैमिलो गिलेजी ने किया था। यहाँ क्या करता है, तो यह पदार्थ का जो है परिवहन करता है, पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है, अर्थात बोल सकते हैं आतायात तथा आतायात में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसका भी काम देख लिया। उसके बाद देखते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। क्या देखेंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी से बोला जाता है तारकाई, ठीक है, तारकाई, तारकाई, हिंदी से क्या बोलते हैं, तारकाई। यह कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का क्या करता है, विभाजन करता है। यही सेंट्रोसोम जो है ना, यही सेंट्रोसोम आपका मस्तिष्क में नहीं होता है, मस्तिष्क में नहीं होने के कारण कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है। कोशिका विभाजन नहीं कर पाने के कारण क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ख़त्म नहीं करता है या फिर दूसरा कोशिका नहीं बना पाता है और मनुष्य की मृत्यु जो है बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम जो है सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, सेंट्रोसोम जो है ये सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, अर्थात पादप में नहीं पाया जाता है। तो पादप में भी तो कोशिका विभाजन होता है सर, तब ना पेड़ पौधे में भी जो छाल दिए जाते हैं तो उसमें कोशिका विभाजन के कारण बढ़ जाता है, मतलब फिर से सही हो जाता है। तो उन लोग सेल प्लेटलेट के द्वारा क्या बोलते हैं, कोशिका का विभाजन करते हैं। तो यानी हमको समझ में आ गया सेंट्रोसोम का भी कार्य। यह क्या करता है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम करता है आपका कोशिका का विभाजन। गल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। माइक्रोकांडिया को पावर हाउस बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम लोग देखते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है, और सेंट्रोसोम की खोज किया था बोबेरिनी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लाइजोसोम, यह कोशिका के अंदर जो पाचन का काम करता है। लाइजोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। इसमें पाया जाता है जल अपघटक। क्या पाया जाता है, जल अपघटक, जल अपघटक क्या पाया जाता है, जल अपघटक, ठीक है। कोशिका के अंदर, कोशिका है, कोशिका के अंदर यदि कोई भी अंग यदि खराब हो जाता है या फिर काम नहीं करता है, जैसे माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर देगा, तो ये पावर हाउस है। तो इसको क्या करेगा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम इसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा और यहाँ पे फिर
नया माइक्रोखंडीय का निर्माण होगा। गोल्गी बॉडी इस तरह काम करना बंद कर देगा, तो इसका काम है परिवहन करना, ये अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा, तो लाइसोसोम क्या करेगा, इसको भी नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जल अपघटक नामक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, कोशिका के अंग को। ठीक है, जब कोई कोशिका बात नहीं मानती है तो ये स्वयं क्या हो जाता है, लाइसोसोम फट जाता है और पूरा कोशिका जो है मर जाता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं लाइसोसोम को एटम बम। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसकी खोज किया था कौन? तो इसके डी डुबे, ले डुबे तो डी डुबे। ठीक है, हम तो डूबे सनम तुम कभी ले डूबे। ठीक है, तो ले डूबे की मैंने डी डूबे ने खोज किया था लाइसोसोम का। समझ में आ गया? जो आरबीसी है हम लोग का रक्त है ना, रक्त वाला टॉपिक में पढ़ना है। रक्त के दो भाग, एक तो रुधिराणु और दूसरा हो गया प्लाज्मा। रुधिराणु वाला भाग में हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, तो जो आरबीसी वाला भाग है, आरबीसी के अंदर में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब लाइसोसोम जब नहीं पाएगा तो कोशिका का क्या हो जाएगा, कोशिका को नष्ट नहीं कर पाएगा। तो आरबीसी जब खराब हो जाता है, आरबीसी जब मर जाता है तो स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली में आरबीसी जब मर जाता है तो स्लिम में चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आरबीसी का कब्र बोला जाता है स्प्लीन को। समझ में आ गया? चलो, उसके बाद हम लोग देखते हैं वैकल्स क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है, ये जल संचित करता है, पानी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, जंतु में ये छोटा होता है। जंतु मतलब हम लोग क्या है, एक जंतु है, हम लोग जानवर हैं, हम लोग सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। तो हम लोग में ये छोटा होता है, लेकिन पेड़ पौधे यानी पादप में ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के आंतरिक सहायता देता है। कोशिका का क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, कोशिका को आंतरिक सहायता देता है, ये रीढ़ की हड्डी के समान है। ठीक है, इसको आंतरिक कंकाल भी बोलते हैं। ये होता है दो प्रकार का, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ, ROUGH रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला है ये क्या बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा बनाता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है राइजोसोम को। क्या बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है राइजोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। और यही राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या होता है, तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम को। ठीक है, और फिर राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, तो 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम। ठीक है, 80S राइबोसोम जो है ये पाया जाता है आपका एनिमल प्लांट में, जबकि 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोक्रिएटिक वाले कोशिकाओं में। प्रोक्रिएटिक कोशिका क्या होता है, यूक्रिएटिक कोशिका क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं ये कोशिका के ही बीच में होता है न्यूक्लियस। कोशिका के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। हम पढ़ा दिए हैं कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये क्या करता है, पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। कौन डिसिप्लिन में नहीं है, कौन डिसिप्लिन में है, सबका नियंत्रण करता है कौन, तो न्यूक्लियस करता है। इसीलिए इस कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है, दिमाग कहा जाता है। 80% प्रोटीन पाया जाता है इसमें, 80% प्रोटीन पाया जाता है। जब कोशिका के अंदर कोई
अंग जैसे हो गया माइक्रोकांडिया, ग्लेजी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, बैकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई वर्क नहीं करता है। ये जैसे इसका काम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन ही नहीं बनाएगा। इसका काम है वसा और कार्बोहाइड्रेट बनाना, ये यदि नहीं बनाएगा तो न्यूक्लियस देता है ऑर्डर किसको, लाइसोसोम को। और लाइसोसोम क्या करता है, किसी के ऊपर छिड़काव कर देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर कोशिका विभाजन करना किसका काम है, तो सेंट्रोसोम का। फिर न्यूक्लियस ऑर्डर देगा सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम फिर नया माइक्रोकांडिया फिर जिसको भी हो वो बनाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा प्लास्टिड के बारे में। क्या देखेंगे, प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड प्लास्टिड क्या होता है, पादपों का सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। जिस तरह पादप का सबसे बड़ा कोशिका का अंग होता है, ठीक है। पादप का सबसे बड़ा कोशिका का अंग क्या होता है, प्लास्टिड होता है। यह केवल पादपों में ही पाया जाता है और यह जो होता है ये 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी से बोलते हैं हरित लवक, इसको बोलते हैं अवर्णित लवक और इसको बोलते हैं वर्णित लवक, ठीक है। तो हरित लवक का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है भोजन को बनाना, ठीक है। ये पाया जाता है पत्ती तथा तना में, हरित लवक। क्यों, क्योंकि इसका काम है भोजन को बनाना। जबकि अवर्णित लवक की अगर बात करें तो इसका काम है भोजन को इकट्ठा करना, ठीक है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। और वर्णित लवक का काम होता है कलर प्रदान करना, ठीक है। वर्णित लवक का काम क्या होता है, कलर प्रदान करना, यानी कलर जो देता है वो अवर्णित लवक देता है। जैसे टमाटर मिर्च में जो कलर आता है वो कौन सा लवक के कारण, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण, तो लाइकोपेज नामक क्लोरोप्लास्ट के कारण आता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कोशिका का प्रकार, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये हो गया आपका कोशिका, फिर से बना देते हैं। ये हो गया आपका कोशिका, ठीक है। ये क्या हो गया, कोशिका। यहाँ पे हम लोग देखे थे माइक्रोकांडिया था, यहाँ पे देखे थे हम लोग क्या, गल्जी बॉडी था, यहाँ पे देखे थे हम लोग लाइसोसोम था, यहाँ पे देखे थे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बैकल्स था, यहाँ पे देखे थे हम लोग क्या था, माइक्रोकांडिया हो गया, गल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम हो गया, बैकल्स हो गया, बीच में देखे थे हम लोग न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे देखे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, समझ में आ गया। अब देखिए ये सब एक दूसरे से दूर थोड़ा सा रहे, इसके कारण इसके अंदर होता है एक लिक्विड, एक क्या होता है बाबू, लिक्विड होता है। पूरे में इस तरह करके लिक्विड का छिड़काव है, ठीक है, ताकि एक दूसरे से सट ना जाए, तुरंत सटेगा तो लड़ेगा, ठीक है। तो ये तो है कोशिका के अंदर ना, तो ये इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के पास भी एक द्रव्य है, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। और ये ही दोनों मिलकर बनता है आपका जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य क्या हो गया, देखो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य की खोज की थी प्रुकेंजी नामक विज्ञान ने। यह एक तरल गड्ढा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है। 80% भाग जो है वो पानी का बना होता है, ठीक है। यह 2 प्रकार की होती है,
केंद्रक कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य भी पढ़ा दिए हैं, कोशिका द्रव्य भी पढ़ा दिए हैं। यहाँ तक खत्म हो गया पूरा। आगे वाला टॉपिक हम लोग देखे थे क्या कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो कोशिका दो प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो एक होता है, देखो ये हो गया कोशिका, एक हो गया प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक। ये क्या होती है? इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता है। ये कोशिका जो है प्रारंभ अवस्था में होती है, प्रारंभिक अवस्था में। ये मैच्योर नहीं, अनमैच्योर है, ये छोटी होती है, अविकसित होती है। ठीक है, जबकि ये क्या होती है? ये विकसित होती है, मैच्योर होती है, ये बड़ी होती है। ये जो है जानवरों में, प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो पाया जाता है आपका वायरस वगैरह में। ठीक है, ये क्या होती है? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वैसी कोशिकाएं जिसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक कोशिका भी बोलते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम का 70S पाया जाता है तथा शेष अंग का जो है वो अभाव देखा गया है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो यह पूरी तरह विकसित होती है, कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, राइबोसोम का 80S पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। अब देखिए, पादप कोशिका का आकार जो होता है वो चौकोर होता है पादप का। ठीक है, किस तरह होता है? चौकोर होता है। जबकि जंतु कोशिका में गोल होता है। ये हो गया जंतु कोशिका का आकार, ये हो गया पादप कोशिका का आकार। ठीक है, पादप कोशिका का आकार। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ा अंग होता है प्लास्टिड। इसके प्लास्टिड पढ़ा दिए हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग क्या होता है? प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड पढ़ा दिए हैं। इसका बैकल्स राजधानी बड़ा होता है, इसका राजधानी जो है वो बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद इसी तरह जंतु कोशिका की आकार जो होती है गोल होती है। इसमें सबसे बड़ा अंग जो है वो केंद्रक को देखा गया है। ठीक है, केंद्रक को देखा गया है। चलो, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गुणसूत्र, उसको हिंदी से बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी हम लोग देखें ना क्रोमोसोम, तो मानव में जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, ऑफ करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, यहीं पे बने रहिएगा अभी।